हु गार्ड्स द गार्जियन, पहरेदारों पर किसका पहरा। संविधान के दृष्टिकोण से यदि इसे समझा जाए तो इसे संविधानवाद कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहा जाता है, जिसका अर्थ है सत्ता पर सीमाओं का होना, चेक एंड बैलेंस का होना चाहिए सत्ता पे। क्यों? जैसे भारत एक, आप ऐसा मान लीजिए कि भारत लाखों घरों का एक घर है जिसमें हम मिलियंस लोग रहते हैं, और उस घर में हजारों तरह के लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग तरह से जीवन जी रहे हैं, अलग अलग तरह से लोगों की आर्थिक गतिविधि चल रही है। अब एक आदमी कोई आर्थिक गतिविधि, कोई इंडस्ट्री चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई जो है समोसे की दुकान लगा रखा है, किसी ने शोरूम खोला हुआ है, कोई मोबाइल बेच रहा है, या किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधि है, किसी भी तरह का कल्चरल एक्शन है, किसी भी तरह का रिलीजियस एक्शन है। कुछ लोग धर्म के काम में लगे हैं, कुछ लोग समाज निर्माण में लगे हैं, कुछ लोग एनजीओ का काम कर रहे हैं। तो ये भारत रूपी घर में जो लाखों तरह से लोग काम कर रहे हैं और हजारों तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। किसी को, कोई व्यक्ति सोना चाहता है, वो जो है तो उसके लिए कि उसके नींद से उसे डिस्टर्ब ना किया जाए, यही उसके लिए जीवन है। तो पहरेदार की क्या ड्यूटी है कि जो व्यक्ति सोना चाह रहा है उसको कोई सोने से डिस्टर्ब नहीं करे। तो इसका मतलब है कि उसके आसपास इतना तेज साउंड या म्यूजिक नहीं बजना चाहिए जो उसके नींद को डिस्टर्ब कर दे या ऐसी कोई परिस्थिति पैदा कर दे। तो देश रूपी घर में हजारों तरह के जो जीवन है, आर्थिक गतिविधि है या सामाजिक गतिविधि है, सांस्कृतिक गतिविधि है, कोई कल्चरल है, रिलीजियस है, किसी भी तरह का है, हर व्यक्ति नियमों के अधीन रह के और देश की सीमाओं का मतलब है संविधान ने जो सीमा तय किया है, अकॉर्डिंग हर व्यक्ति अपना अपना काम करे, या आराम करे या काम करे, या रिलीजियस काम करे या किसी अन्य तरह का काम करे। तो जो पहरेदार है उसकी ड्यूटी है कि सारी व्यवस्था को बनाए रखना। तो आप सोचिए कि जो पहरेदार, जो सरकार होती है, उस पे कितना व्यापक अधिकार है कि पूरे देश की हर तरह की गतिविधि, वो इकोनॉमिक, कल्चरल हो, एजुकेशनल हो, वो रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, सारी व्यवस्था उनके नियंत्रण में, डायरेक्शन में काम करती है, कंट्रोल में काम करती है, गाइडेंस में काम करती है। तो एक व्यक्ति या एक टीम, भारत में तो खैर एक व्यक्ति नहीं कर सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपनाया है जिसमें कलेक्टिव विजडम का हमने कॉन्सेप्ट लिया है कि एक टीम सरकार में बैठी होती है और एक टीम का लीडर केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री कहलाता है। तो एक टीम के निर्देशन में सारी व्यवस्था काम कर रही है और उस व्यवस्था को डायरेक्ट करने, कंट्रोल करने, रेगुलेट करने का अधिकार जिस टीम पे है, आप सोचिए उस पे इतना व्यापक अधिकार है। यदि उस पे कोई कंट्रोल नहीं, चेक नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा? व्यवस्था डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाती है। जो राजाओं का युग होता था उस समय क्या था? राजाओं के युग में भी राजा जो है पहरेदार ही था, लेकिन पहरेदार के ऊपर कोई चेक नहीं था, उसके ऊपर कोई पहरा नहीं था। परिणाम क्या हुआ कि राजाओं का युग डिक्टेटरशिप का युग कहलाया। तो डिक्टेटरशिप में और आज के गवर्नमेंट के सिस्टम में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सिस्टम में फर्क किसका है? चेक एंड बैलेंस का है। अन्यथा अधिकार के लेवल पे लगभग वही अधिकार, राजाओं वाली अधिकार ही आज के सरकार के पास होती है। वो भारत की सरकार हो, अमेरिका की सरकार हो, किसी अन्य देश की सरकार हो। तो इसका मतलब है कि पहरेदार पर पहरा बहुत मजबूत होना चाहिए। पहरेदार पे पहरा। अब सवाल यह है कि पहरेदार पे पहरा किसका है होगा? तो कहा जाता है नियमों का होता है, रूल्स एंड प्रोविजंस का है, संस्थाओं का है, इंस्टीट्यूशन का है, और जनता का है। तीन तरह के पहरे हैं। एक रूल एंड रेगुलेशन प्रोविजंस का पहरा है, चेक है। दूसरा इंस्टीट्यूशन का चेक है। वो इंस्टीट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूशन में कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल हो सकता है, इलेक्शन कमीशन हो सकता है, और जनता। तो इन तीनों की जो सक्रियता है जब सम्मिलित जाल के तरह से होगी, जब ये तीनों इंस्टीट्यूशन, रूल, रेगुलेशन, प्रोविजंस, इंस्टीट्यूशंस और जनता, तीनों सक्रिय तरीके से कलेक्टिवली यदि
पहरेदारों पर पहरा का काम करेगी तो व्यवस्था चेक में रहेगी, व्यवस्था नियंत्रण में रहेगी। अब जैसे कहा जाता है रूल ऑफ लॉ, जैसे प्रोविजन की बात करें, नियमों की बात करें, तो रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ा चेक है कि कानून की निगाह में हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन आप सोच के देखिए कि कानून अपने आप में तो कुछ नहीं, कानून को लागू करने के लिए लोग बैठे होते हैं। कोई जज की भूमिका में बैठा है, कोई पुलिस अधिकारी की भूमिका में बैठा है, कोई पॉलिटिकल पोस्ट पे बैठा है। अब आप सोच के देखिए कि एक व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के रूप में बैठा है, उसके नियर डियर ने, किसी फैमिली मेंबर ने कोई अपराध कर दिया। अब रूल ऑफ लॉ के लिए तो सभी बराबर हैं, लेकिन साथ साथ इमोशन कनेक्ट का भी एक एंगल है। तो क्या वो उसे फेवर करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो रूल ऑफ लॉ को देश में कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देना और उसे एप्लीकेबल बनाना आप समझिए कि लगभग कांटों पे चलने के बराबर है। बहुत टफ होता है रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना, क्योंकि जो लोग रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए बैठे हैं वो समाज में उनका परिवार है, उनके रिलेशंस हैं, समाज में उनके अफेक्शन हैं। उसमें जब किसी अपने व्यक्ति का बात आता है तो रूल ऑफ लॉ जिन्हें अप्लाई करना है वो फेवर करेंगे। अब वो फेवर ना करे तो उसके लिए कितनी सतत निगरानी, कितनी सुरक्षित निगरानी चाहिए, तभी वो संभव है। मौलिक, ऐसे ही कहा जाता है कि मौलिक अधिकार का चेक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी का चेक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि फंडामेंटल राइट को इफेक्टिव बनाने के बाधाओं को दूर करने के लिए आपने 32 सुप्रीम कोर्ट को दिया। लेकिन आप सोच के देखिए कि सुप्रीम कोर्ट तक कितने लोगों के लिए संभव है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के अधिकार के तहत यदि उनके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। और भारत जैसे देश में कितने लोग ये समझते हैं कि मौलिक अधिकार के दायरे में क्या क्या चीजें आती हैं। ऐसे ही जब आप इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो कहा जाता है कि संसद का सबसे बड़ा चेक है। संसद का चेक इफेक्टिव नहीं हो सकता पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। यह हमने अपने दूसरे वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने बात किया है हु वॉचेस द वॉचमैन में, चौकीदार की चौकीदारी कौन कर रहा है। इसमें हमने इसको स्पष्ट किया है कि संसद का चेक इंस्टीट्यूशन के रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि संसद में जो डिबेट और डिस्कशन का चेक है वो भारत जैसे देश में जहां आंसरेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश नहीं है या हमारे डीएनए का हिस्सा नहीं, हमारे कैरेक्टर का हिस्सा नहीं है, वहां संसद का चेक हो नहीं सकता है। इंस्टीट्यूशन के रूप में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का चेक, तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का यदि चेक की बात करेंगे तो वह कंट्रोलर नहीं है, केवल ऑडिटर है। और ऑडिटर कब ऑडिट करता है? जब काम हो चुका है, तो वो बाद में कमियों को उजागर करता है। इसलिए कैब भी बहुत इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का काम फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से केवल इंस्टीट्यूशन जो है गार्डनिंग हो जाएगी, उससे पहरेदारी हो जाएगी, यह संभव नहीं है। और इलेक्शन कमीशन का जो एक्सेप्टेंस है हमारे देश में वह किस लेवल पे है वो हम सब जानते हैं। तो इंस्टीट्यूशन में जो सारी निगाहें हैं वो जुडिशरी के तरफ चली जाती है कि न्यायपालिका इंस्टीट्यूशन के रूप में, गार्जियन के रूप में पहरेदार की भूमिका निभाएगी। देखिए, एक हद तक संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को या जुडिशरी को पहरेदार की भूमिका दी है, गार्जियन की भूमिका दी है न्यायपालिका को। लेकिन सवाल जब ये उठता है कि न्यायपालिका क्या पर्याप्त निगरानी रखती है, क्या न्यायपालिका का प्रॉपर चेक है, तो देखिए इसका उत्तर अगर यदि दिया जाए एक सेंटेंस में तो ये संभव नहीं है। क्योंकि न्यायपालिका हस्तक्षेप ही तब करती है ना जब संविधान की सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। सरकार के काम में रूटीन में न्यायपालिका हस्तक्षेप कर ही नहीं सकती है, और यदि रूटीन में न्यायपालिका हस्तक्षेप करेगी तो देश में इंस्टीट्यूशन का काम करना ही संभव नहीं रहेगा। तो न्यायपालिका के जो चेक की बात है कि जब सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री क्रॉस कर रही है, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री क्रॉस कर रही है और तब न्यायपालिका या तो सो मोटो ले, हर मामले में न्यायपालिका क्यों सो मोटो लेगी? तो इसका मतलब है कि हम रिट लेके जाएं, केस लेके जाएं सुप्रीम कोर्ट के पास और ये डिमांड करें कि इस गवर्नमेंट का ये एक्शन, पहरेदारों का ये एक्शन जो है वो संविधान के विरुद्ध है।
फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर विचार करेगी, निर्णय आएगा, लेकिन देश तो कंटिन्यूटी में चलता रहता है। इसलिए न्यायपालिका संविधान की एक रक्षा कर सकती है, लेकिन एक लिमिटेड लेवल तक ही रक्षा कर सकती है। यदि न्यायपालिका से आप यह सोचते हैं कि वह जो है पहरेदारों की पहरेदारी कर लेगी, यह संभव नहीं है। न्यायपालिका को हमने जितना शक्तिशाली बनाया है, लेकिन आप देख लीजिए कि अमेरिका में भी जुडिशरी तो हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन ट्रंप अमेरिकन के राष्ट्रपति ने ईरान पे अटैक करना चाहा तो क्या न्यायपालिका ने रोकने की भूमिका निभा पाई? नहीं। न्यायपालिका कार्यपालिका को सीधे रोक ही नहीं सकती है। इसीलिए जो सबसे इफेक्टिव चेक है ना, वो चेक जनता का है, और जनता का जो चेक है उस पे भी हमने पिछले वीडियो में हु वॉचेज द वॉचमैन में बात किया है। इसमें एक बात जो और इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है या समझा जा सकता है कि जनता की सक्रियता या जनता का जो चेक है कि पहरेदारों के ऊपर पा रहा, वो भारत में इफेक्टिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ना हमने प्लेबिसाइट दिया है जनता को राइट, ना ही हमने जनता को जो है सीधा हस्तक्षेप का कोई राइट टू रिकॉल दिया है कि यदि आपने अपने प्रतिनिधि चुन दिए और वो आपसे किए गए वादों या देश की व्यवस्थाओं संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, तो आप उसे बीच में मजबूर नहीं कर सकते हैं। 5 साल बाद आप उसे जो है, जब 5 साल बाद वो फिर से आपके पास मत के लिए आएगा तो आप उसे रोक सकते हैं या उसको बदल सकते हैं। लेकिन बीच में जनता क्या कर सकती है? जनता प्रेशर ग्रुप बनाएगी, क्योंकि कहा जाता है कि भाई राजनीतिक दल को फिर से चुनाव में जाना है तो पब्लिक प्रेशर को जो है वह मानेगी। लेकिन 5 साल में किसी भी विषय पे सरकार जो चाहती है वो कर लेती है, और सरकार को पता है कि अंतिम समय में जो जनता को यदि रेबरी दे दिया जाए या किसी तरह से हम जनता को कन्विंस कर लें, खुश कर लें, तो फिर पिछले किए गए कामों को जनता भूल जाती है। इसलिए जनता का भी चेक भारत जैसे देश में इफेक्टिव नहीं है। वैसे इस पे एक डिटेल वीडियो में मैं बात करूंगा कि क्यों इफेक्टिव नहीं है। इसको जो है 1-2 मिनट में नहीं समझा जा सकता है। थैंक यू।